नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड सगन नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवागारों को टीम को मुख्य सेवक सगन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारे कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी 10 मई से हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जो कि हमारे लिए उत्सव का वातावरण तैयार करती है। साथ ही हम सब चारधाम यात्रा जल्द से जल्द प्रारंभ हो, इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में हेलीकॉप्टर से दौरा किया और जनसभाएं की और कहा कि मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो अब से 18 साल पहले यहाँ आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ यहाँ की जनता की सेवा करना चाहते हैं ताकि वो मंगलौर के लोगों का कर्ज उतार सकें। भी देख रहे हो, मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इतना प्यार दे दिया कि मेरा ये जीवन सफल हो गया और मुझे इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। जो इनका प्यार मिल रहा वो मेरे लिए काफ़ी है और मुझे लगता है कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, हरिद्वार की नगरी से जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊँगा। कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो आप और मैं आमने सामने होंगे। ये तो साल भर की बात मुश्किल से है और वो आपको देखने को मिलेगा कि मंगलौर जाओगे तो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा कि ये मंगलौर है या बेंगलोर है। जॉबड़ा यहाँ क्या, मैं तो अभी पीछे गोद ले लिया था। तो बिल्कुल ले लिया जी, गांव नहीं गोद गांव। और फिर देखो, कोई बाहर का नहीं होता है, अपना वही होता है जो अपने जैसा काम और व्यवहार करता है। और नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कई जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। इस दौरान राहुल के रायबरेली से नामांकन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंच कसते हुए कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वह सबको कहते हैं कि डरो मत। मैं उनके सामने ये कहता हूं कि डरो मत, भागो मत। इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर हैं और उनको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। गांधी परिवार की देश के लिए शहजादे, उनके बलिदान और ना जाने कितने आंदोलन, हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए। सुनिए क्या कहा। जो प्रधानमंत्री जी का मैं समझता हूँ जितने महत्वपूर्ण पद पर और देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर वो बहुत छोटी सी बातें करते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी के बारे में बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनका इस देश की देश की आज़ादी, देश का नवनिर्माण और देश के सवालों को लेकर उनकी कई पीढ़ियों की शहादतें हैं, इसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। बहुत छोटी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसकी हम उनके मुंह से आशा नहीं करते हैं। लेकिन अब भाजपा की एक बड़ी पार्टी हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं का मान मर्दन करना है तो कोई हल्की बातें करें। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बयान है बड़ा ही निंदनीय है। इस देश में आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संसद का चुनाव लड़ सकता है। और राहुल जी और उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी जो कहा है, स्पष्ट कहा है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर ये श्रीमती सोनिया गांधी, ये सब लोग उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने उनके परिवार की जो एक परंपरा रही है सीट से लड़ने की, उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो इस पर यह कहना कि वो वायनाड में हार जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो उनको वहाँ हरा के दिखाएं। मैं तो समझता हूँ कम से कम 5-6 लाख वोटों से वो वायनाड से जीत रहे हैं। और जहाँ तक रायबरेली का भी सवाल है,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फॉरेस्ट फायर और चारधाम यात्रा सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पुष्कर सिंह धामी जुड़े। इस बैठक के लिए सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। बैठक में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी ज़िले यहाँ पर उपस्थित थे, ज़िलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेज़ी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आग बुझाते समय मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह की हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो प्रदेश में। पेयजल की किल्लत के लिए लॉन्ग टर्म भी हम लोगों का प्लान बन रहा है। जल संवर्धन, जल संरक्षण, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। सौर ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है सबको कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर पैनल लग जाएं और सौर ऊर्जा की भी तेज़ी से हम लोग कार्रवाई करें, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है प्रदेश में वो भी बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा के सभी ज़िले तैयार हैं, अभी 1 हफ्ते का टाइम है। सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कोई भी कूड़ा ना फेंके। प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है चारधाम में, सभी लोग आएँ और सुगम सुरक्षित यात्रा करें। देखिए, बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्षेत्र की विषमता की वजह से कई बार कंट्रोल करने में कई घंटे लग जाते हैं, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं अगर क्षेत्र बहुत विषम है, लेकिन प्रायः हम लोग 2-3 घंटे में हर फायर को कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो इस तरह से सारी टीमें मोटिवेटेड हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। सारे डीएफओज भी फील्ड में पूरा समय बिता रहे हैं और बहुत जगहों पे कंजर्वेटर्स और इवन चीफ कंजर्वेटर्स भी आग बुझाने में सीधा जुड़े हुए हैं। तो अब मुख्यालय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए, तो वो भी हम तुरंत आदेश करने जा रहे हैं और मुख्यालय के जो हैं उनको सबको एक ज़िले की जिम्मेदारी दे देंगे ताकि वो सीधे निर्देशन भी देते रहें और मॉनिटरिंग करते रहें और काम। उत्तराखंड के जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग लगने की वजह से 64 साल से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में 30, कुमाऊं में 29 और वन्य जीव क्षेत्र में 5 जगह के जंगल आग में झुलस गए। वहीं वनों में लगी आग पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण उत्तराखंड के वनों को नुकसान होने के साथ साथ वन्य जीवों और पर्यावरण पर भी असर डाल रहा है। लगभग 67% आबादी का क्षेत्र जंगल में निहित है और लगातार प्रदेश के जो जंगल हैं धधक रहे हैं, तो जो जीव जंतु हैं उन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं और यहाँ तक कि इस आग की आंच
जो हमारे पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर हैं, उस पर भी पहुंच रही है। पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है और जंगल जमीन हमारी विरासत है। जंगलों में करोड़ों रुपए की हानि हर साल हो रही है, लेकिन जो पानी के स्रोत है, जैसा मैंने कहा ना, पानी के स्रोत भी सूख गए हैं। ये गंभीर चुनौती है आने वाले भविष्य के लिए, दिनों के लिए। समय जो आ रहा है, जब ग्लेशियर नहीं रहेंगे, पहाड़ नहीं सुरक्षित होंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो सबका अस्तित्व मिट जाएगा। ये कोई हम आरोप आक्षेप नहीं है हमारे, ये सच्चाई है, भविष्य के लिए चेतावनी है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। जमीन धधक रही है, जंगल धधक रहे हैं, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। हमारे पास वनकर्मी भी नहीं है और सरकार गंभीर भी नहीं है। चुनाव प्रचार, चुनाव की राजनीति, तब भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है और मेरा मानना है कि इसका असर, जैसा मैंने कहा, कि भविष्य में दिखाई देगा। चिंताजनक स्थिति पैदा होने जा रही है। अगर सरकार बैठकों तक सीमित है, सरकार बैठकों के बाद एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो हमारा वनकर्मी है, उनकी संख्या कितनी है? इसमें हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने जा रहा है। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा के मार्ग में पानी की व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधन नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा नजदीक है, ऐसे में जल संस्थान द्वारा चारधाम मार्गों में पानी की व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश किए गए हैं। नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिनको 10 मई तक पूरा किया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी TTSP, PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा। उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट। आगामी चारधाम यात्रा में यात्रियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आवागमन को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने सभी गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधन दयानंद सरस्वती ने कहा कि चारधाम यात्रा के रास्ते में आने वाले निगम के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। सभी स्थानों पे जहाँ पर भी हमारे जो चारधाम यात्रा रूट पे TRS पड़ है हमारे गेस्ट हाउसेज, वहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। उसका टेंडर करीबन हम लोगों ने फरवरी में ही कर लिया था, कार्य प्रारंभ हो चुका था, तो लगभग अब कार्य समाप्ति की ओर है और हमारा ये प्रयास है कि हम चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही चारधाम में आने वाले यात्रियों को EV स्टेशन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है, जिसे देखते हुए RTO द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा, इसके अलावा चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कई गाड़ियां अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में पहुंचती हैं तो वो ओवरलोड ना हो और ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। इसमें हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो।
इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होम गार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई टेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में जो 2 हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकासनगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 8 मई से हमारी सारी चेक पोस्टों पर हमारे लोग होंगे और अगर आप भी पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि कभी भी आपके पास एक्शन टीम पहुंच सकती है। जी हां, अब आप पानी का दुरुपयोग करते हैं तो आप बच नहीं सकते। दरअसल पानी के दुरुपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जिलाधिकारी देहरादून की सोनिया मीणा ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने जल संस्थान को अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीने के अलावा दूसरे कार्यों में पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर मोटी पेनल्टी लगाई जाएगी, साथ ही सख्त से सख्त कार्यवाही भी होगी। आज भी मेरे द्वारा बैठक ली गई है और उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जहाँ पे भी एक तो लीकेज के इशू आते हैं सबसे ज्यादा, जो मेन शहर में ही हमारा इशू है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा पानी का कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में, ग्रामीण और अर्बन में, यही इंस्ट्रक्शन है कि एक तो कहीं लीकेजेस ना हो, कहीं अगर पानी की वेस्टेज हो रही है तो नोटिस दिए जाएं और साथ ही साथ जहाँ भी कहीं हमारी जो पेयजल योजना है, कहीं उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई रिक्वायरमेंट, तो तत्काल कर लें, जिससे कि लोगों को पेयजल जो ये आने वाला सीजन है। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज।